जय श्री राम। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं रोहित ठक्कर। फिर से हम लोग एक बार आ चुके हैं सर्वमंगल आरोग्य धाम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के प्रधान आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर आला पंतानी सर। उनके साथ हम लोगों ने पिछली जो वीडियो की थी, हमारी सीरीज़ है लिव विथ आयुर्वेदा, उसमें हम लोगों ने जाना था कि फूड का महत्व आयुर्वेदा में क्या दिखाया गया है। जी। तो उसके बाद हमारे वीडियो के एंड में सर से हमने पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो हम क्या ले सकते हैं। तो सर से हमने माहिती मिली थी अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, काम के आधार पे, और अकॉर्डिंग टू ऋतु चक्र के हिसाब से हम लोग को कैसे फूड को हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो उसके बारे में हम आगे आपसे जानना चाहेंगे। तो अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग रहते हैं। कोई लोग रहते हैं कि जिनका बैठने का ही काम रहता है, जैसे IT सेक्टर वाले, डिजाइनिंग वाले जो लोग हैं। कुछ लोग रहते हैं कि बहुत ही हेवी वर्क करते हैं, खेडूत है, लेबर्स है। तो उसमें हम लोग कैसे फूड को डिवाइड कर सकते हैं। एक लोग ऐसे हैं कि जो मॉडरेट काम करते हैं, जिनका दिमाग से काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपके हिसाब से फूड को, उनको कैसे अपने फूड को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा फूड ज़्यादा अच्छा है, या हेल्थ के लिए वो लोग कौन सा फूड ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं। राइट। देखिए रोहित जी, आपने जैसे बताया कि ऑक्यूपेशन डिफरेंट काइंड्स के हैं, बहुत सारे प्रकार के व्यवसाय हैं। जी सर। पर मुख्य तौर पे, मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो दो प्रकार के ऑक्यूपेशंस हम देखते हैं। एक है सेडेंटरी ऑक्यूपेशंस, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स जो हैं कि जो ज़्यादातर ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैंक के कर्मचारी हैं। तो इन सब का व्यवसाय इस प्रकार का है कि दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे उनको एक जगह पे अपनी ऑफिस में या किसी जगह पे बैठना रहता है। जी सर। दूसरे प्रकार का जो ऑक्यूपेशन हम देखते हैं जिसमें मूवमेंट ज़्यादा है, जैसे सेल्स पर्सन हो गए, लेबर्स हो गए, किसान हो गए कि जो बाहर में काम करते हैं ज़्यादा, और उनके काम में मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा है। जी सर। तो ये दो प्रकार के ऑक्यूपेशन के हिसाब से उन लोगों को आहार का आयोजन करना चाहिए निश्चित तौर पे। सबसे पहले जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या सेडेंटरी ऑक्यूपेशन है, ऐसे लोगों को ज़्यादातर ये कहूँगा मैं कि उनके आहार में उनको उनकी जो नियमित तौर पे जो डिमांड है, शरीर की जो ज़रूरियात है, वो दूसरे प्रकार के लोगों से काफ़ी कम रहती है। तो सबसे पहले तो यही है कि उन लोगों का आहार जो है वो इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पचने में हल्का आहार जो है वो जितना ज़्यादा वे लेंगे उतना उनके लिए काम करना कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि देखा ज़्यादा जाता है कि उनकी कैलोरीज इतनी बर्न नहीं होती है सामान्य तौर पे। तो जब कैलोरी इतनी ज़्यादा बर्न नहीं हो तो और अगर आप फिर ज़्यादा स्वीट्स खाएं या ज़्यादा मैदा वाली चीज़ें खाएं तो आप उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और नहीं करने पर अजीर्ण वगैरह जो रोग हैं वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो यही कि पचने में हल्का खुराक जो है वो लेना चाहिए। नंबर 2, ऑफिस पे अगर ज़्यादा उनको रहना है, जैसे 9 या 10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे की जो जॉब करते हैं हम लोग ऑफिस में, तो उनका सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा रहना चाहिए। गरम ब्रेकफास्ट लेना उनके लिए अति आवश्यक है। आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी लोग बेकरी आइटम्स यूटिलाइज करते हैं नाश्ते में, या अगर कहें तो मैदे की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या इवन रोटी का चलन, चपाती का चलन भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। जैसे सुबह आप टी के साथ अगर कहाँ जाए तो ब्रेड्स ले ली, कभी कभार किसी ने वो थेपला, खाखरा, इन सब चीज़ों को उपयोग करते हैं जहाँ पे व्हीट फ्लोर, गेहूँ का उपयोग ज़्यादा है, तो वो पचने में उनको तकलीफ रहेगी चाय के साथ अगर लिया गया। उससे अच्छा है कि वे लोग जो है वो उपमा है, पोहा है, दलिया है, इस प्रकार का फूड ले जो गर्म भी हो, पचने में अच्छा भी रहे और हाईली न्यूट्रिशियस, और फिर उनका काम वो शुरू करें। दोपहर का भोजन जो है उनका कंपैरेटिवली लघु आहार यानी कि लाइट टू डाइजेस्ट फूड उनको लेना चाहिए। जी सर। उसमें अगर वे सभी प्रकार के आहार में सभी प्रकार के व्यंजनों का उपयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे चपाती, सब्जी, दाल, राइस, स्वीट सब कुछ साथ में लेंगे तो देन इट विल बी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो उससे अच्छा है कि वो पचने में लघु आहार का उपयोग करें, जैसे मूंग है, हरी सब्जियां हैं, और उसमें भी अगर देखा जाए तो थोड़ा गुड़ का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल होना चाहिए, ड्राई जिंजर या जिंजर का इस्तेमाल थोड़ा सा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो डाइजेस्टिव एड्स जो है वो उनके दोपहर के खुराक को पचाने में उनको हेल्प करेगा। और इस प्रकार से उनका रात का भोजन भी जो है वो मॉडेस्ट होना चाहिए। ज़्यादा बचने में भारी खाना अगर वो खाएंगे तो डेफिनेटली उनको तकलीफ रहेगी। तो सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन, जैसे आपने स्टार्टिंग में जो बोला गेहूँ,
अवॉइड करना चाहिए, जिनका आपने बोला कि बैठ के बहुत ज़्यादा काम होता है, जिनका ज़्यादा वर्क नहीं रहता है, बिल्कुल। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको आहार में क्या ज़्यादा उपयोग करना चाहिए? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि गेहूँ सुबह नाश्ते में ना लें आप किसी भी तरह। आप दोपहर में 1-2 चपाती ले रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्वस्थ लोगों की, जिनको कोई रोग से वो पीड़ित नहीं है। अगर वो कोई रोग से जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब हो गया तो उनका आहार कुछ अलग रहेगा रोग अनुसार। बट स्वास्थ्य के लिए आप गेहूँ सुबह नाश्ते में इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। दोपहर में आप ले सकते हैं और रात को जैसे कोई गर्म अलग अलग प्रकार के सूप्स बन सकते हैं। जैसे गुजरात में तो खिचड़ी का उपयोग हम रहते हैं, उपमा है, इडली वगैरह भी आप ले सकते हैं कि जो जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है और पचने में हल्का है। तो ये चीज़ों का इस्तेमाल करें। दूसरा ये कर सकते हैं कि 4-5 बजे के आसपास, शाम को 4 बजे के आसपास फ्रूट्स आप ले सकते हैं कि जिससे वो भी आपको एक न्यूट्रिशन अच्छा दे। तो इस तरह से अगर अपने आहार का आयोजन करें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरे प्रकार के लोग जो हम बात करें, जिनका फास्ट मूविंग लाइफ है, मीन्स कि जिनको ऑफिस में कम बैठना है या नहीं बैठना है और बाहर ज़्यादा घूमते हैं, तो ज़्यादातर तौर पे ये देखा गया है कि उनका एनवायरनमेंट के साथ सीधा एक संबंध रहता है ना। तो ज़्यादा धूप जब गर्मी पड़ती है तब उनके शरीर में से ज़्यादा एनर्जी जो है वो सन के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो बारिश, ठंड, इन सभी चीज़ों का उनके शरीर पे ज़्यादा असर रहता है। तो दे नीड मोर इम्यूनिटी कंपेयर टू अदर्स की जो एसी में बैठ के काम कर रहे हैं हमारी तरह। तो उनको चाहिए ज़्यादा उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहे। तो उनको हाईली न्यूट्रिशियस और इवन थोड़ा पचने में भारी हो ऐसा फूड अगर वो ले तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा। जैसे उनको घी का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं, दूध का उपयोग नियमित तौर पे कर सकते हैं, वो चना वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं, मूंग का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं। इन चीज़ों से क्या होता है कि उनका न्यूट्रिशन बैलेंस जो है वो बना रहता है और उनको थकान कम रहती है। और दूसरा जो है, अगर उनको देखा जाए तो फास्ट मूविंग है लाइफ उनकी अगर, और काफ़ी घूमते रहते हैं वो, तो पानी का उपयोग भी दोनों प्रकार के लोगों के लिए। पर सेडेंटरी लाइफ है तो आपको पानी का उपयोग शायद कम आपको उसकी ज़रूरत पड़े, और आप मूविंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़े। तो ये भी देखें कि आपका शरीर डिहाइड्रेट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी बहुत वो हम ध्यान रख सकते हैं। तो जिनका शरीर के ऊपर ज़्यादा लोड आ रहा है वो पानी के साथ और कुछ मिला के या कुछ आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी औषधियाँ हैं अगर कहा जाए तो, जैसे अश्वगंधा है, गोक्षुर है, इवन ब्राह्मी का उपयोग भी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। सौंठ का उपयोग उनको करना चाहिए, नींबू पानी का उपयोग भी उनके लिए अच्छा है। इन चीज़ों को वो अगर रूटीन फूड से ज़्यादा इन चीज़ों का उपयोग करें तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। बट इट डिपेंड्स कि उनका प्रकृति और अलग कंडीशंस क्या है, क्योंकि जैसे अश्वगंधा है तो हम सबके लिए कैमरे पे इस तरह नहीं कह सकते, सो मैं ज़्यादातर अवॉइड कर रहा हूँ। बट फिर भी दिस आर द सम कॉमन हर्ब्स। कभी कुछ लोगों के लिए शिलाजीत है, गिलोय का उपयोग है, ये अगर नियमित तौर पे करें तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। ये आपने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस में कहीं हम लोग इसका भी मेंशन करेंगे, किसके लिए कौन सी हर्ब ज़्यादा बेटर रह सकती है। बिल्कुल। तो सर, ये तो काफ़ी अच्छी जानकारी हुई कि हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से हम लोग कौन सा फूड लेना चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो सर के साथ हमारी दूसरी भी बात हुई थी कि अकॉर्डिंग टू ऋतु, जो हमारे ऋतु चक्र है उसमें 6 अलग अलग ऋतु है, तो ऋतुओं के हिसाब से कौन सा फूड हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे अभी के समय में हमारे लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि सब कुछ अवेलेबल है, कभी भी कोई भी चीज़ आपको खानी है, सब कुछ अवेलेबल है। बट मोस्टली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि भाई गर्मियों में दोपहर में ज़्यादा खाना खा लिया तो अनइजीनेस हम लोग फील करते हैं जी। वहीं पे सर्दियों में हम कितना भी खाए तो हम इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो सर, अकॉर्डिंग टू ऋतु, जो हम सर्दियाँ हो गई, गर्मियाँ हो गई, मानसून सीजन हो गया, उसको 2-2 ऋतुओं में डिवाइड किया गया है। तो आपके हिसाब से ऋतु के हिसाब से कौन से फूड कौन से ऋतु में लेने ज़्यादा बेटर रहते हैं? कैसी हमारी जो है हैवी मील कब लेना चाहिए, लाइट मील कौन सी ऋतु में लेना चाहिए, और क्या क्या ले सकते हैं? आपके हिसाब से क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए, ऋतुचर्या एक बहुत बड़ा विषय है और कभी उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हम कर पाएंगे। बट यस, आहार के आयोजन की अगर बात करें तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जो उपखंड है हमारा, उसमें हम 6 ऋतुओं को एंजॉय करते हैं। जी। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। जैसे अभी हम जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वर्षा ऋतु चल रही है। जी।
हर एक जो ऋतु है उसका अपना महत्व है और उसका अपने शरीर के ऊपर प्रभाव है। तो उस प्रभाव को अगर हम जो आयुर्वेद में दिए गए हैं और उस इफ़ेक्ट्स को अगर हम समझें और उसके हिसाब से अगर हम हमारा आहार बदलते रहें ऋतु अनुसार, तो डेफिनेटली हमारा शरीर काफ़ी स्वस्थ रह पाएगा। से फॉर एग्जांपल कि अभी क्या हो गया है कि हमारे यहाँ गेहूँ, तो गेहूं की चपाती जो है वो 12 महीने हम घर पे यूटिलाइज करते हैं। तो बाहर का खाना छोड़ दीजिए, कॉन्टिनेंटल घर पे भी हमारा 12 महीने ऑलमोस्ट सेम एक ही प्रकार का फूड हम एंजॉय करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि देखिए, जिस प्रकार से ऋतु बदलती है उस प्रकार से हमारी पाचक अग्नि जो है, जो अग्नि है जो हमारी खुराक को डाइजेस्ट करती है, उसमें भी चेंजेस होते हैं। से फॉर एग्जांपल वर्षा ऋतु में वायु से प्रभावित है हमारा पाचन तंत्र, हमारा शरीर जो है, क्योंकि वातावरण में एक प्रकार से रूक्षता है। पानी, जो नया पानी जलाशय में आया है और वो हम जब पीते हैं तो वो पचने में थोड़ा और भारी रहता है, तो अग्नि भी हमारी मंद रहती है। अभी ऐसी ऋतु में अगर हम बारिश अच्छी हो गई और चना वाला मीन्स एक भजिया वगैरह, बेसन वगैरह का भजिया हम लें तो डेफिनेटली वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा। स्वाद में अच्छा लगेगा, बिल्कुल हम अच्छा फील करेंगे, बट उसके बाद वो पचने में अच्छा नहीं रहेगा। तो वर्षा ऋतु का जो आयोजन, अगर हम वर्षा ऋतु में चल रहे हैं तो उसकी बात करें तो उसमें आप उष्ण आहार लें, जो आहार गर्म हो। दूसरा, आप शरीर को अच्छे से स्निग्धता दें, जैसे ऑयल का उपयोग है, घी का उपयोग है, इसको अच्छे से लें जिसके आपके शरीर में ड्राइनेस पैदा ना हो। तीसरा, पानी उबाल के फिर ठंडा करके पिए। तो पानी उबाल के गर्म पानी दिन में 1-2 बार पिए। चौथी चीज़ है कि उसमें गार्लिक वगैरह, जिंजर वगैरह का उपयोग जो है, तो सौंठ वगैरह का, हल्दी का उपयोग गर्म पानी के साथ अच्छे से करें। तो इस प्रकार से हम अगर अपने खुराक का आयोजन करेंगे तो हमारी पाचक अग्नि जो है, जो प्राकृतिक तौर पे मंद है, वो ठीक रहेगी और उससे हमें किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हर एक ऋतु का अपना अपना एक आहार का आयोजन है। अगर हम ये बदलाव को प्रकृति के अनुसार, हमारी शरीर के अंदर की प्रकृति के बदलाव को अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली वी विल लीड टू डिजीज और रोग। तो सर, जैसे आपने बात की कि ऋतु के हिसाब से हमें हमारे खुराक को चेंज करना चाहिए, आपने बात बहुत अच्छी पकड़ी है कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि चाय और पकौड़ा खाने की इच्छा हो तो सर ने हमको बोला दिया कि हमें मॉनसून में कितनी भी इच्छा हो तो मन प्रसन्न करने के लिए ठीक है, बाकी पेट भर के नहीं खाना चाहिए। तो इसी हिसाब से सर मॉनसून का आपने बता दिया। विंटर और समर के लिए अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें। बेसिक बातें हैं वो हम अभी चर्चा कर सकते हैं। जैसे हेमंत ऋतु, यानी जो यूजुअली जो शीतकाल जिसे हम कहते हैं, विंटर सीजन हम जिसे कहते हैं, हेमंत और शिशिर दोनों में ठंड ज़्यादा रहती है। तो उसमें हमारी जो अग्नि है, अग्नि भी काफ़ी प्रबल रहती है। तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु को, यानी विंटर की जो सीज़न है, उसे हम इम्यूनिटी की ऋतु कहते हैं, कि जिसमें हम अपने पूरे साल भर की इम्यूनिटी को गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अग्नि अच्छी है, हमारा इंटरनल इंजन जो है वो बेस्ट सिचुएशन में है, तो उसको जो भी खिलाएंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो उन दिनों में जितना हम घी का उपयोग, दूध का उपयोग, अलग अलग प्रकार की ऋतु अनुसार जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स मिलते हैं, इसका उपयोग करेंगे तो हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख पाएंगे। तो आहार के आयोजन में शीत ऋतु सबसे अच्छी है और उसमें ज़्यादातर जो भी फूड हम लेते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं। वहीं अगर ग्रीष्म की बात करें, वसंत और ग्रीष्म की बात करें, कि जब हम देखते हैं कि काफ़ी गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, मई जून का महीना सामान्य तौर पे देखा जाता है, तो तब क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है वो हमारे शरीर का जो बल है उसको ग्रहण करती है, यानी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो हम महसूस करते हैं कि हमारी शरीर में एनर्जी कम हुई है। तो उस वक्त जो पेय पदार्थ हैं विभिन्न प्रकार के, जो हमारे शरीर के पित्त को, शरीर की गर्मी को कम करें, ऐसे पेय पदार्थों का उपयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे हम देखा जाए तो कोकोनट वाटर का उपयोग करते हैं, लेमन वाटर का उपयोग करते हैं, ठंडा पानी, शीत जल हम नियमित तौर पे अच्छे से लेते हैं। इवन पचने में हल्का थोड़ा सा ऐसा हो भोजन तो वो ज़्यादा हमें मदद रूप हो रहता है। हम रात को जो है खाना, उसमें गेहूं का उपयोग या राइस का उपयोग ज़्यादा करना हम पसंद करते हैं। तो कुछ और ठंडी जो हम वानगियाँ बनाते हैं उसका उपयोग हम ज़्यादा करते हैं। तो इससे हम, जैसे खीर हो गई, हाँ, तो इससे हम ग्रीष्म ऋतु में अच्छे से उससे बच पाएंगे, अपने स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे। सर, ये आपने जो तीनों सीज़न है उसके हिसाब से आपने बताया, तो मोस्टली एक मुझे याद आ रहा है, चतुर्मास करते हैं बहुत सारे। जी बिल्कुल। मॉनसून में मोस्टली तो
क्या ये उसी रीजन से जो हमारे कल्चर में जो आ कल्चर रहा में है जो उसी है, रीजन से कि भाई ये समय पे कम खाना खाना चाहिए? डेफिनेटली। देखिए, चातुर्मास के बहुत सारे कारण हैं चातुर्मास करने के, और जैन संप्रदाय में इसका बहुत बड़ा महत्व भी है चातुर्मास का, और वो बहुत ही साइंटिफिक है। हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे हर एक उत्सव के पीछे एक आरोग्य का मंत्र है। हमारे जैसे हम एकादशी करते हैं, हर महीने में जब एकादशी आती है तब करते हैं, तो उस वक्त भी खान पान में चेंजेस करते हैं। तो इन सभी का एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है और रिलीजियस बैकग्राउंड भी है, और दोनों का अगर महत्व हम समझें तो उन चीज़ों को अच्छे से या उन महोत्सवों को अच्छे से समझ पाएंगे। चातुर्मास भी इसी के कारण है कि अग्नि आपकी मंद है, बाहर बारिश हो रही है, पीने का पानी जो है वो पचने में भारी है, तो आप जितना हल्का खाना खाएंगे, और कभी कभार इवन लघु आहार पे उपवास अगर आप करेंगे लघु भोजन लेके, तो डेफिनेटली आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इन चीज़ों के कारण भी इसका उपयोग होता है, और बाकी बहुत सारे रिलीजियस बेनिफिट्स हैं जो चातुर्मास से हमें मिलते हैं। तो सर के पास से बहुत ही अच्छी जानकारी अब तक हमें मिली है कि हम लोग ऑक्यूपेशन के हिसाब से कैसे अपने फूड को हमें एडजस्ट करना चाहिए, कैसे ऋतुओं के हिसाब से हमें अपना फूड एडजस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सर आपने बताया था पथ्य और अपथ्य, आपके पास से हम जानना चाहेंगे। थोड़े संस्कृत वर्ड्स है, तो सिंप्लीफाई करके आप हमारे व्यूअर्स को अगर बता पाएँ। पथ्य और अपथ्य, हम बहुत सारी बार ये सुनते हैं, ये आपके लिए पथ्य है, ये अपथ्य है। यस सर। संस्कृत मीनिंग अगर हम संस्कृत का अगर इसमें हम इसका समझने की कोशिश करें तो श्लोक इस प्रकार से, श्लोक या उसकी निरुक्ति इस प्रकार से है कि पतो अनपेतम यद्यश्च उक्तम मनसः प्रियम। पथ्य किसको कहते हैं कि पतो अनपेतम, पतो अनपेतम यानी हमारी शरीर के जो विभिन्न धातुएं हैं, विभिन्न चैनल्स हैं हमारे शरीर में, जैसे रस धातु है, रक्त धातु है, मांस धातु है, अस्थि धातु है, शुक्र धातु है। इन सातों धातुओं की अपनी एक चैनल्स हैं, अपनी एक प्रक्रिया है, उसको जो अवरोध ना करे, जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। पतो अनपेतम यद्यश्च उक्तम मनसः प्रियम, और जो मन के लिए प्रिय है उससे हम पथ्य कहते हैं। तो जिस प्रकार का खुराक आपके शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है और साथ में आप उसको पसंद भी करते हैं, इस प्रकार के आहार को हम पथ्य कहते हैं। और उससे विरुद्ध जो हमारी शरीर की धातुओं को नुकसान करता है और शायद मन को भी प्रिय नहीं है, हाँ, फिर भी मात्र स्वाद अनुसार या अच्छा दिखने पर या अच्छा थोड़ा सा हम उसमें टेक्सचर वगैरह अच्छा देखते हैं, स्मेल अच्छी आती है उसके अंदर, तो हम लेते हैं, तो भी वो अपथ्य है। तो पथ्य और अपथ्य जो है वो इंडिविजुअल कंसेप्ट हैं। जैसे मेरे लिए शायद गेहूँ पथ्य है, ग्लूटेन वाली तकलीफें जिनके हैं उनके लिए गेहूँ जो है वो अपथ्य है। तो पथ्य और अपथ्य जो है वो व्यक्तिगत निर्णय हमें करना चाहिए कि क्या हमारे लिए पथ्य है और क्या नहीं है, पर इसका आधार ये होना चाहिए कि वो हमारे शरीर की धातुओं को अवरोध ना करे और उसके साथ साथ हमारे मन को भी प्रिय हो। सर, पथ्य और अपथ्य आपने जो बताया कि हमारे शरीर की धातुओं को अवरोध ना करें, तो मेरे लिए क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, मुझे ये जानना है। तो कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है कि जिनके रिगार्डिंग मैं वो जान सकता हूँ कि ये आपने दो हमने अभी डिस्कस कर लिए, और भी कोई ऐसे क्राइटेरियाज है कि जो डिफाइन करते हो? देखिए, बहुत सारे क्राइटेरिया है। आयुर्वेद आहार के बारे में बहुत ही डेप्थ में हमें समझाता है और बहुत इजीली समझा रहा है। जी। जैसे आपको समझना है आपके लिए पथ्य क्या है, तो आपको इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो आपको मन को प्रिय हो और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। अभी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्या है उसको समझने के लिए आपको अपने आप को, अपनी जो प्रकृति है, जो वायु पित्त कफ के हिसाब से जो बनी हुई है, उस प्रकृति को समझना पड़ेगा। आपको अपनी अग्नि को समझना पड़ेगा कि मेरी पाचक अग्नि किस प्रकार से है, मेरी भूख किस प्रकार से है, मैं जो खाना जब ले रहा हूँ वो खाने को मेरी बॉडी किस तरह, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको किस तरह डाइजेस्ट करती है। ऋतु, मैं कौन से देश में रहता हूँ, कि मेरे नज़दीक कोस्टल एरिया है, रण है, जंगल है, तो वहाँ पे आजू बाजू वेजिटेशन किस प्रकार से है। इन सब का थोड़ा सा अभ्यास अगर हम करें तो हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए पथ्य क्या है और अपथ्य क्या है। मात्र वो अच्छा दिख रहा है या अच्छा उसका स्मेल आ रहा है या टेस्ट अच्छा है या होर्डिंग में कुछ अच्छा सा प्रिंट करके दिया गया है, वो हमारे लिए पथ्य है, इस तरह नहीं होना चाहिए। काफ़ी अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमें मिली। पथ्य अपथ्य, सीजनल के सीज़न के हिसाब से कौन सा खाना खाना चाहिए, ऑक्यूपेशन के हिसाब से कौन सा खाना खाना चाहिए। तो
सर हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे जिनको लिव विथ आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है, जी, स्टार्ट कहाँ से करें वो पता नहीं चल रहा है। तो अगर हम कर सके हर एक वीडियो में हम एक छोटी सी एडवाइस और एक छोटा सा टास्क हमारे व्यूअर्स के लिए, विथ स्मॉल स्टेप्स, लिव विथ आयुर्वेदा कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, आपके तरफ से सर हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ टास्क तो ये दे सकते हैं कि आप कोशिश करें कि आपके लिए पथ्य क्या है इस बार। जी, आप कोशिश करें कि आप उन चीज़ों के वश होके वो आहार ले रहे हैं या फिर सही में वो आपके लिए अच्छा है और आप ले रहे हैं। और दूसरा, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दिखने पर भी आपके लिए अच्छी नहीं है, उसकी समझ आप ले रहे हैं। तो कुछ ऐसे आहार का आप वर्गीकरण अपने लिए करें अगर, तो शायद हम जो ये कर रहे हैं यहाँ पे और रोहित भाई की जो मेहनत है वो रंग लाएगी। जी, खूब खूब धन्यवाद सर की तरफ से, हमें काफ़ी अच्छी जानकारी अब तक मिल पाई है। तो आपको अगर लिव विथ आयुर्वेदा के पाथ पे चलना है, आयुर्वेदा स्टाइल में जीना है, मध्यम मार्गीय बन के, तो सर के द्वारा जो एडवाइस दी गई है कि आपके लिए क्या पथ्य है वो जानिए, उसके हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के में वो क्वेश्चन के ऊपर सर के साथ डिस्कस करके आपको आपके क्वेश्चंस का सही आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। सर नेक्स्ट क्या सेशन में हम लेने वाले हैं? नेक्स्ट में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले सकते हैं जिसको कहा जाता है आहार में प्रज्ञापराध। अभी मेरे ख्याल से ये अभी समझने में भी मुश्किल रहेगा आहार में प्रज्ञापराध, बट उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन करते हैं कि वो आहार में प्रज्ञापराध क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आलाप सर। तो हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी इसके लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर के साथ आहार में प्रज्ञापराध के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय सिया राम। धन्यवाद। जय सिया राम।